आईडीटीवी इंद्रधनुष में आप लोगों का स्वागत है। सभी बच्चे एग्जामिनेशन तो देने में मज़ा लेते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन के नाम से डर जाते हैं। और आज हम इन्हीं सब समस्याओं पर चर्चा करेंगे अपने बच्चों से कि वो परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं। वो परीक्षा की तैयारी करते हैं तो कुछ उनकी प्लानिंग होती है या फिर रेंडमली कर देते हैं, और अगर वो तैयारी करने लगते हैं तो उन्हें कुछ समस्या आती है क्या? अगर कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या का निदान करेंगे आपके साथ। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों को, मेरे को भी, किस समय में पढ़े, क्योंकि बहुत पुराने समय, जैसे मेरे नाना नानी, ऐसा वो कहते हैं सुबह के समय में पढ़ो, जल्दी याद होता है। कुछ बोलते हैं कि सुबह के समय में बहुत दौड़ भाग होता है, पेरेंट्स को काम में जाना है, आपको स्कूल में जाना है, तो आप सुबह में ना, जब रात में सब सो जाए तब पढ़े। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़े कब? तुम्हारा मन क्या करता है? मन ये करता है कि जब पूरा इन्वायरमेंट काम और पीसफुल हो तब पढ़े। वो कब होता है तुम्हारी नज़र में? अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे। देखो, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया कि जीने के लिए सांस की ज़रूरत है, तो जीने के लिए नींद की भी ज़रूरत है। वो बेसिक नीड है। तो नींद आपको सफिशिएंट लेना होगा और नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा। नेचर मतलब क्या? सूरज कब जागता है? ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन सबसे अच्छा माना जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उगने से 2 घंटा पहले। तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ने की आदत लग गई तो समझो तुम्हें सब कुछ मिल गया, क्योंकि उस समय टाइम ऐसा होता है कि कितना भी पोल्यूशन, कितना भी हल्ला, सारे के सारे ठंडे ये हो जाते हैं, और तुम्हारे साथ अंदर से कुछ ऐसा अलाइनमेंट रहता है परमात्मा और आत्मा का, कि उस समय में कुछ भी अगर पढ़ते हो तो वो ग्राम में होता है, उसको रिसीविंग ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसका रिसीविंग बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग, जैसे जन्म होता है हम लोगों का, तो हमारा बॉडी का अलाइनमेंट नेचर से हो जाता है। तो नेचर से जब होता है तो क्या है, जैसे सूरज उगा, दिन हुई, हम जाग जाएंगे। मतलब सूरज का उगना क्या चीज़ से एसोसिएटेड है? हमारे जागने से। लेकिन जैसे रात होता है हम लोग लाइट ऑफ कर दें, चूंकि चांद आ जाती है या चांद नहीं आती, रात हो जाता है तो अंधार हो जाता है, सूरज तो डूब जाते हैं। अब जो है, अब क्या हुआ, उसका अलाइनमेंट क्या चीज़ से है, उसका एसोसिएशन क्या चीज़ से है? सोने से। लगता है कि अंधार हो गई, अभी तुम रूम, अभी लाइट बंद कर दो तो पता लगेगा, अभी तुरंत नींद आने लगेगा, क्योंकि अंधार हो गया। तो अंधार का एसोसिएशन क्या चीज़ से है? वो सोने से है। तो इसी चलते कहा जाता है कि जब सुबह का टाइम जो होता है वो सबसे अच्छा होता है जागने का। और जैसे जागोगे तो अपना प्राइमरी वर्क करने के बाद आप अध्ययन में जब बैठते हो तो उस समय एक रेगुलर जो है टाइम फिक्स होना चाहिए, स्पेस, जगह फिक्स होना चाहिए, और स्थान, जगह मतलब स्थान और समय फिक्स होना चाहिए। हमारा 2 घंटा अगर मान लेते सुबह 5 से 7 हमारे पास है, तो हमको 5 से 7 हमको पढ़ाई करना है तो करना है, बैठना है तो बैठना है। अब वहाँ पर एक और तैयारी करनी होती है कि आपको पहले से, आज हमको पढ़ना क्या है, उसको हम पहले ही से वहाँ पर सामने रख देते हैं स्टडी टेबल में, और हमको पता होता है, माइंड में ये होना चाहिए कि हमको सुबह उठ के करना क्या है। और अगर नहीं पता रहेगा ना, तो आज कुछ करना ही नहीं है, चलो सोते हैं, पता फिर रजाई खींचा और सो गया, क्योंकि उठने का मन तो करेगा ही नहीं। तो इसलिए तुमको पहले से पता होना चाहिए कि तुमको सुबह करना क्या है। तुमको पता है, अच्छा आज इसको फाइनल हमको इसका नोट्स बनाने, तो सारे नोट्स रखे हुए हैं, बस उसको फाइनली फेयर करना है। तो इस तरह से जो है सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, और रात्रि का टाइम जो होता है वो सोने के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात है, तुमको जो नंबर ऑफ आवर्स जो सोने का अवधि है वो भी जो है फिक्स है, वो डिसाइड आपको करना है
कि आप जो हैं जनरली जो है वो बोला जाता है 7.5 से 8 घंटा सोने के लिए। तो इसका पीछे कारण ये होता है कि माइंड क्लॉक होता है एक, जिसको सर्केडियन क्लॉक भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, माइंड क्लॉक 1.5 घंटा का 90 से 120 मिनट का होता है वो। तो वो अपना टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट करके देखना पड़ता है, मेरा सपोज 90 मिनट है तो हमको कम से कम 4 क्लॉक जरूर सोना है। तो 4 क्लॉक सोने का मतलब क्या हुआ, 6 घंटा। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो क्लॉक है 90 मिनट्स का, वो हमारा बॉडी को रिलैक्स करता है, फर्स्ट टू क्लॉक्स मतलब 3 घंटा। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। तो उससे पहले अगर सो के उठ जाओगे तो बहुत परेशानी लगेगा, रिफ्रेश नहीं लगेगा। लेकिन और चौथा वाला है कंप्लीट आपको रिलैक्स करता है। तो मतलब 6 घंटा मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन और फ्रेश होने के लिए हमको 1 क्लॉक और बढ़ा देते हैं, 5 क्लॉक मतलब 7.5 घंटा। अब किसी का 100 मिनट है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो, किसी का 110 मिनट है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो ये इसकी सारे डिटेल्स कैसे सुबह जागे हम अगले एपिसोड में बताएंगे और डिटेल से बताएंगे कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आप जो हैं सुबह जागने का मास्टर हो सकते हो। तो उसके बाद कैसे आप अध्ययन में जुड़ सकोगे, तो ये सारा हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही है, समझ लो कि कम से कम 5 क्लॉक जरूरी है सोने के लिए। आप देख लो कि अगर हमको 5 बजे उठना है, उसके लिए हमको आधा घंटा हमको पहले से पढ़ना है, हमको 4:30 बजे मतलब उठना है, तो हमको 7:30 बजे के लिए कितने बजे हमको सोना पड़ेगा। उस चीज़ को जैसे कर लोगे तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल टाइम, वेरी रिलैक्स टाइम। और इस टाइम में सो के जाओगे तो तुमको कभी भी दिन भर जमाई नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है कि प्रोकास्टिनेशन और लेजीनेस इसे कैसे हटाएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि बिजनेस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते। मेरे को ये बताओ तुम्हारा साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा जो ये लाइफ है हम इसे अच्छे से जी सके, तरीकों से जी सके, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तुम्हारा प्रॉब्लम तो है ही नहीं कुछ, लेजीनेस। और स्टूडेंट्स के साथ किसी को ये लेजीनेस वाला प्रॉब्लम है? नहीं, जो बैक तुम लोग बेंचर्स होते सेंट्रल हैं। एकेडमी के स्टूडेंट हो, लेजीनेस आ ही नहीं सकता, आने ही नहीं देता। मेरिटोरियस बच्चे, हाँ सही बोल रही है। और बताओ किस, और तुमको एक्चुअल प्रॉब्लम आएगा ना, जब उसको बताओगे ना तो बहुत तुमको फील करोगे कुछ लेके जा रहे हैं। ऐसे मैं बताता हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, बैठ जाओ। हाँ देखो, लेजीनेस क्यों लगता है, बहुत सारा कारण होता है लेजीनेस का। प्रोक्रास्टिनेशन जो तुम बता रहे हो कि टालते रहना, बैठेंगे ना, पढ़ेंगे ना, जाएंगे ना, करेंगे ना, और जो मन है कर ही जा रहे हो। तो हम बताए ना, एक्सटर्नल फैक्टर ही इसका मेन कारण है। तुम्हारा इंटरनल, तुम्हारा दिल कर रहा है कुछ और, बोला जा रहा है कुछ और, तो तुम टालते रहोगे। सिंपल सी बात है। अब तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं है और बोले जा रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब आदमी क्रिकेट चुपके चुपके कैसे भाग जाता है खेलने के लिए। शाम को उधर से आया स्कूल से, पहले भागो, पहले मैदान जाना है क्या, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो दिल किधर खींच रहा है? तो जब तुम्हारा इंटरनल फोर्स काम करने लगता है, और इंटरनल फोर्स कैसे काम करता है, जब तुम्हें लगने लगता है कि इस चीज को प्राप्त करने से हमें संतुष्टि मिलेगी। वाह वाह, संतुष्टि क्या होता है अब उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत भारी आगे हो जाएगा। लेकिन जो है संतुष्टि का बात नहीं है, इसका होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हर व्यक्ति, हर बच्चा का जो जन्म होता है उसका उद्देश्य होता है, कुछ उद्देश्य के साथ जन्म होता है, उसका कुछ पर्पस होता है। पर्पस ऑफ बीइंग बोर्न जैसे होता है ना कि भगवान ने भेजा नीचे, तो कुछ तो उद्देश्य लेके भेजा। अच्छा तुमको क्या करना, तुम कैसे करना, तुमको क्या करना, सबका उद्देश्य होता है। तो
जो जितना जल्दी अपने जीवन का उद्देश्य को समझता है, जन्म लेने का उद्देश्य को समझता है, उतने जल्दी उस चीज को वो प्राप्त करता है। अब जीने का उद्देश्य क्या है? जिंदगी का उद्देश्य ये होता है, देखो तुमको कौन सा काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तुमको बार बार घड़ी देखने का मन नहीं करता, बार बार उठने का मन नहीं करता, तो वो समझो कि तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, तुम पकड़ ली वो लाइन, तुम्हारा पर्पस क्या है, किस लिए तुम जन्म लिए हो। कुकिंग करने में मन लगता है, वाह मजा आ गया, हमारा जन्म तो कुकिंग से इंटरटेन करने के लिए हुआ है। सर फिर ऐसे तो बच्चों को फोन चलाने में भी बहुत मजा आता है। अगर बच्चे को फोन चलाने में मजा आता है, मीनिंग कि तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने वाले हो। मैं बता रहा हूँ, एक बच्ची थी, उसको जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में बहुत मजा आता था। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे से मुलाकात हुई, बोले बच्चा तो इतना टीवी देखता है कि क्या बताऊं, जब देखो किधर से भी आएगा तारक मेहता में बैठ जाती है। बोले अच्छा, बोले एक काम करो, उनको बोलो कि क्या वो स्क्रिप्ट को लिख सकती है। तो बोले हाँ। बोले लिखो। उसके बाद वो लिख करके हमको दिखाई, वो इतना शानदार था। हम बोले ऐसा करो, अब तुम पापा जी का उल्टा चश्मा लिखो, अपने पापा के दृष्टिकोण से स्टोरीज बनाओ। नाउ सी इज द स्क्रिप्ट राइटर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम टीवी में अगर देख रहे हो तो टीवी फालतू चीजें, उसके अंदर से तुम क्या निकालती हो, तुम किस चीज को देखती हो। आप एक फिल्म देखो, फिल्म में कितने सारे चीज होते, उसमें बहुत अच्छा लाइटिंग होता है, बहुत अच्छा एडिटिंग होता है, बहुत होता है ना, बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी होता है, बहुत अच्छा उसका साउंड सिस्टम होता है, बहुत अच्छा एक्ट होता है। कुछ किसी में जाओ मस्ती मस्ती। अगर तुमको लग रहा है कि हमको इसके बगैर हम जी नहीं सकते, तब तो फिर उसी में मजा है। लेकिन ये जो है मजा पढ़ाई के साथ एडजस्टमेंट करके होता है तो ज्यादा मजा होता है। कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तो कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? अपना वाला बताओ। मुझे भी होती है कभी कभी, जब बहुत लोगों को देख लेती हूँ सामने। तो कॉन्फिडेंस के बारे में हम बताए थे अभी थोड़ा सा पहले। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम उस चीज को पहले से कर रखे हो ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। अभी तुम बोलेगी अच्छा तुमको ये जो है एक ऐसे लिखो, और तुम पहले से ऐसे लिख रखे हो, लिख सकते हो, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हम डिटेल से बताए थे कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब हम बताए थे कि तुम चाय जो है, चाय वाला कहानी कि तुम चाय बनाते हो और कई बार बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो और हाथ जलते भी नहीं है, ज़्यादा चीनी भी नहीं डालती, ज़्यादा चपत्ती भी नहीं डालता, तुम्हें पता है वाह जो आता है मज़े से पीता है और बड़ा तारीफ करता है, तो तुम अगले बार जब भी कोई बनाने के लिए बोलेगा ना, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। और जैसे तुमको किसी विषय पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम पूछो, अगर कोई विशेष कंडीशंस बताओ कि जिसमें लगता है तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो बताओ। जैसे जब स्टेज पे जाता है तो सामने बहुत सारे लोगों को देख लेते हैं, तो उस टाइम पे घबरा जाते हैं। करेक्ट, वो स्टेज फियरिंग होता है, वो स्टेज एंजाइटी बोलते हैं उसको। तो स्टेज एंजाइटी अलग चीज़ है ना। स्टेज एंजाइटी में भी सेम चीज़ है जैसे अभी बताए। अगर मान लेते हैं कि अभी हम 10 बच्चों के बीच में बात कर रहे हैं, तो 10 बच्चों के बीच में बात कर रहे हैं, हम 100 बच्चे के बीच में भी बात कर सकते हैं, 1000 बच्चों के बीच भी कर, बड़े लोगों और भी लोगों भीड़ में बात कर सकते हैं। तुमको बात करना शुरू करना पड़ेगा। पहले 1 से 2 करोगे, पहले तो एक दोस्त के साथ बात कर रही हो, अब उसके कान में बात कर रही हो तो नहीं होगा, थोड़ा बराबर का वॉइस से बात करना होगा। नेक्स्ट दोस्त से उसको 3 करना होगा, अब तीसरा दोस्त घुस जाता है, एंट्री आ जाता है, अब नहीं बात करना, तो वो वॉइस नहीं आएगा। 3 आ गया, फिर उसके साथ बात करो, 4 आ गया, 5 आ गया,
अभी स्टेज नहीं है। उसके बाद जब जैसे जाओगे मंच पर तो तुमको लगना है तुमको तुम्हारे सामने एक व्यक्ति से बात कर रहे हो। हम जिससे बात कर रहे हैं आंख से नजर मिला रहे हैं तो हम उससे ही बात कर रहे हैं। अभी हम तुमसे बात कर रहे हैं, ये लोग सारे के सारे हमारे पेरिफेरी में चले गए, तो हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम ही नज़र में हो। तो उसी तरह से तुमको ये एज्यूम करके चलना है कि हम जो हैं जिससे भी बातें कर रहे हैं एक से कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो डर खत्म होगा, जिसको इसको मतलब एंजाइटी बोलते हैं। उसके बाद भी और भी बहुत तरीके हैं। हम स्टेज फियर को दूर करने के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि स्टेज फियर को कैसे दूर किया जाता है। कि जैसे इन्होंने कहा कि स्टेज पे जाते हैं तो इन्हें डर लगता है, तो ये डर इसलिए भी होता है कभी कभी कि आप जो बोल रहे हैं या आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो बाकी वहाँ पे लोग हैं वो उस चीज़ से आपको जज करेंगे। तो इससे ये सोच कैसे हटाएं कि कोई हमें जज करेगा, ये कैसे करें? कोई जज करेगा, यही तो सबसे बड़ा गलतफहमी है। पहले ये बात बता दो, हम जब स्टेज में सबसे पहली बार आए थे तो हमको एक टीचर ने सिखाया था ये चीज कि वंस यू गेट द स्टेज, वंस यू गेट द पोडियम, इट इज योर्स। अब आप जो बोल रहे हो किसी की गाली तो नहीं दे रहे हो, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, किसी को तंग तो नहीं करने के लिए आए हो, तुम किसी मुद्दे में बात करने आए हो। तुम्हें पता है कि ये मुद्दा क्या है और हम इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। लोग क्या कहेंगे इससे क्या मतलब है? सर, जो हमारा लाइफ होता है उसमें हम बचपन से लेकर अभी तक यही देखे हैं कि एक तो पढ़ाई है और दूसरा चीज़ का महत्व किसी भी चीज़ करने जाओ उसमें पैसा ही क्यों लगता है, ऐसे क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि पढ़ाई भी मत करो तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पैसा कहाँ से कमाओगे, ये पूछा जाता है ना। क्यों पूछा जाता है सर? और किसी भी चीज़ करने में आजकल तो रेलवे स्टेशन पे अगर आप वॉशरूम भी करना चाहते हैं तो उसमें भी पैसा लगता है, ये क्यों लगता है? शुरुआत में पैसे का जन्म कैसे हुआ पता है? बार्टर सिस्टम से। अब जैसे मान लो कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम आलू उगवाए, तो खाली आलू से तो मेरा जिंदगी नहीं कटेगा, हमको चावल भी चाहिए। अब चावल ये उगाती है, उसको आलू चाहिए, हमको चावल चाहिए, तो बीच में किसी को चाहिए ना कि अच्छा इसको इक्वा वैल्यूएशन कैसे करेंगे बराबर का। तो बराबर का वैल्यूएशन करने के लिए क्या होगा, किसी को सिक्के की जरूरत है, कोई रुपये की जरूरत है कि ये हमारा 5 किलो आलू 10 रुपये का और 2 किलो चावल 10 रुपये का, तो 5 किलो आलू और 2 किलो चावल से हम एक्सचेंज कर लिए, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो धीरे धीरे हर सर्विस में वैल्यू एडिशन होता है जैसे, तो हर जगह कुछ ना कुछ इसकी वैल्यूएशन लगती है, और जब वैल्यूएशन लगती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सब कोई है, कोई भी अगर काम करता है तो अगर वो पैसे नहीं कमाएगा उसको तो कंपनसेट कैसे करेगा? उसको खड़ा करने में उसको कई सारे लोग काम किए, उसको पैसे कहाँ से पड़ेंगे? तो इसीलिए जो भी सेवा होता है, सेवा एक समाज कार्य है जहाँ पर वो कुछ बड़े लोग जो होते हैं वो अपने पैसे को डालते हैं और उससे कुछ लोगों से पैसे नहीं लेते। तो इसलिए जो है ये कुछ लोगों के बीच होता है, ये बहुत लोगों के बीच में कॉमन नहीं हो सकता है कि किसी चीज़ का पैसे मत लो और सब काम भी कर दो। सर कभी कभी ना पढ़ना एकदम बोरिंग सा हो जाता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट। मुझे मैथ्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी मैं खेल के आई हूँ और कल मेरा टेस्ट है, कोई एक टॉपिक है तो वो मुझे पढ़ना है, लेकिन बोरिंग इतना है कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? देखो, इसके लिए ना हैबिट डेवलप करना होता है। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम देखना, अगर अपना रूटीन को निकाल दो स्कूल का तो उसमें देखोगे कि हर सब्जेक्ट बदलता है, लेकिन मैथमेटिक्स डेली रहेगा। हिंदी को इंग्लिश से बदल देगा, इंग्लिश को ग्रामर से बदल देगा, सब बदल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स जरूर रहेगा। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ये चीज़ देखा गया है
नंबर सिस्टम एक अलग चीज़ होता है, मैथमेटिकल जो ब्रेन होता है वो ज़रूरी होता है। और दूसरी बात है लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ का ज़रूरी होता है वो है तुम्हारा लॉजिक। तो लॉजिक जो है अलग अलग जो साइंस की जो पढ़ाई होती है उससे हम लोग लॉजिक सीखते हैं। हम लोग फ्लो ऑफ थॉट्स जो है लैंग्वेजेस से सीखते हैं। और फ्लो ऑफ थॉट तो ऐसे सब में होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो होता है जो हम लोग सीखते हैं वो अलग अलग विषय से सीखते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ लॉजिक भी सीखते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर वो पार्ट नहीं है तो आपको अभी आप घर में आप जाओ, मम्मी पापा से पूछो कि मम्मी ये बताओ तुमको कितने पैसे मिले इस महीने घर चलाने के लिए। मम्मी बोलेगी 10,000। कुछ सेविंग भी हुआ? तो बोला नहीं, सब घर ही से लगा, जितना बचा कर रखे थे वो भी गया। तो आप क्या करोगे? आप उनकी बच्ची हो, आप तुरंत बोलोगे मैं कैलकुलेट करके देखूं कहीं तुम्हारे से ज़्यादा तो कोई पैसा नहीं ले रहा है। तो अगर कोई पैसा पता लगा अरे बिल में तो ये वाटर बोतल दिया भी नहीं था और उसमें वाटर बोतल का पैसा जोड़ दिया। अब तुमको पता ही नहीं है मैथमेटिक्स क्या होता है, उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम छोड़ दी। तो तुमको जानना पड़ेगा ना कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है। पहली बात वो है। दूसरी चीज़ है आपको जैसे जैसे अगर नहीं आ रहा ना तो एक दिन में नहीं आ सकता। जैसा कि हम बताएं कि लास्ट परफॉर्मेंस जो होगा उसी के इक्विवेलेंट आने वाला है। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि एक दिन शुरू जैसे किया थोड़ा सा 5 मिनट करके हफ्ता दिन चलाओ। बैठना है खाली उसको लेकर के, कुछ नहीं पढ़ना पलटना है, ये चैप्टर वो चैप्टर जो देखना है देखना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ गए, उसके बाद फिर कुछ देखना है। 10 मिनट हो गया, अरे 10 मिनट से देख रहे थे हम तो 5 ही मिनट बोल के बैठे थे। फिर उसके बाद 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा। अचानक देख रहे उससे दोस्ती हो गई, अब उसके बगैर मन ही नहीं लगता, डेली बैठना पड़ता है, दोस्ती हो जाती है। जैसे एग्जाम्स पास आते हैं तो हम लोगों को जैसे होता है नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। अगर फेल हो गए या कम नंबर आए तो ये नेगेटिव थॉट्स ना आए, इसलिए क्या करना चाहिए? ये मैं अपनी कहानी बताता हूँ तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम्हारी क्लास में 8-9 में मैं पढ़ता हूँगा मोस्ट लाइकली। और हम परीक्षा देकर आए। पापा आने वाले थे, मुझे लगा रोना चाहिए, थोड़ा रोने लगा। और मैं रो रहा था, पापा देखे बोले बेटा रो क्यों रहे हो? तो बोले पेपर खराब गया है, लगता है फेल हो जाएंगे। तो फेल हो जाएंगे तो जब रिजल्ट आएगा तो रोना। अभी रिजल्ट आ गया क्या? तो बोले नहीं पापा लग रहा है कि फेल हो जाएंगे। तो तुमको जानते हो पर आकाश में भगवान चलता रहता है जो, हाँ कैलेंडर वलेंडर भी नहीं लगा रहता है, आकाश में जैसे उड़ रहा है कई सारा भगवान दिखाता वैसे करके। तो उसको दिखा कर बोले तुमको पता है ऊपर भगवान दो उड़ रहे होते हैं। और जैसे तुम सोचा ना कि हम फेल हो जाएंगे तो तुमको तथास्तु बोल देंगे, और जैसे बोले तथास्तु तो तुम असली में फेल हो जाओगे। तो हाँ तब तो हम सोचेंगे कि पास हो जाएंगे तो पक्का पास हो जाएंगे। बोला बिल्कुल, उसमें भी तथास्तु बोल सकते हैं। तो बोले हाँ, तो हम तुरंत नाचने लगे, पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे। और जानते हो उस समय जब रिजल्ट आए तो हम क्लास टॉपर थे। उसके बाद ये मेरा जीवन का ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि इसके बाद मैंने आज तक नेगेटिव नहीं सोचा। तो नेगेटिव सोचना चाहिए ही मत, नहीं एकदम बिल्कुल। जैसे तुम पॉजिटिव सोचोगे वैसे बहुत सारी एनर्जी आती है। और इस पे हमारा फुल फ्लेज क्लास होने वाला है कि अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे बदलें। ये हम फुल फ्लेज देंगे, इतने छोटे समय में नहीं संभव होगा। उसका डिटेल्स बताएंगे कि कैसे थॉट्स आता है, कैसे नेगेटिविटी आती है, उसको कैसे हम उसको बेसिक को कंट्रोल करें। उस सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 10th के हो, 12th के हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो
उस एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट पास नहीं होता है तो वो सुसाइड कर लेता है। तो क्या एग्ज़ाम्स को इतना सीरियसली लेना सही है कि वो सुसाइड कर ले? सुसाइड एक ऐसा विषय है जिसमें बड़ा संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। ये भी एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। मैं किसी स्कूल में ATM में गया, प्रिंसिपल कह रहे थे कि एक्सपेक्ट 110 फ्रॉम योर साइड। If you want to get 100, expect 110. मुझे रहा नहीं गया। बोला मुझे पॉकेट में 100 रुपया है तो मैं अपने आप से 110 रुपया कैसे अपेक्षा करूंगा? 100 में न मिलेगा। तब मुझे रहा नहीं गया, मैं पूछा प्रिंसिपल से, सर आप ऐसा क्यों बोले कि जब मेरे पास पॉकेट में 100 रुपया है ही है तो हम 110 का सामान कैसे खरीदेंगे? जब मेरे पास टोटल अंक जो है 100 ही लाना है तो हम 110 अंक तो नहीं ला सकते। तो जानते हो क्या बोले प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब बोले कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट एंड दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग। मैंने उसी समय बच्चे को उस स्कूल से निकाल दिया कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ओवर एक्सपेक्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सुसाइड। आपसे इतना अपेक्षा किया जा सकता है, इतना अपेक्षा किया जाता है कि आपको अगर 100 में से 99 आता है तो आपको लगता है 1 नंबर का मतलब सुसाइड कर लेना चाहिए। दैट इज वेरी डेंजरस। योर एक्सपेक्टेशन, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, इवन योर्स ओन कम एक्सपेक्टेशन इज वेरी डेंजरस। तो आप जितना है, जितनी तैयारी किए, उस तैयारी के अनुसार जो है आपको जो अंक मिला वो उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, उससे खुश होना चाहिए और गॉड को, ऊपर वाले को, ईश्वर को और जिसको भी मानते हो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारी मेहनत के अनुकूल आपने मुझे अंक दिया। सर जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे और स्कूल में 6-7 घंटे लग जाते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 2 साढ़े 2 बजे घर पहुंचते हैं। फिर जैसे हम लोग खाना खाएं वैसे ही 3 बजे हमें कोचिंग दौड़ जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आते हैं तो फिर हमें स्कूल का भी असाइनमेंट करना पड़ता है, फिर कोचिंग का भी असाइनमेंट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम लोग के पास सेल्फ स्टडी के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। तो वो कैसे हम लोग, और साथ में सामने एग्ज़ाम हो तो हम लोग कैसे। उन्होंने कहा कि पापा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है और जाकर के फॉर्म वगैरह ले आई। उसमें भी हमारे से बोले बगैर मम्मी के साथ मिल करके। मम्मी का फ़ोन आया, क्या करूं, बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ एडमिशन लेना है। बोले जाओ देख लो क्या पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, आप डिसीजन लो, आप भी पेरेंट्स हो। वो गया, फॉर्म खरीदे, उसके बाद एडवांस भी दे दिया। हम पहुंचे, बोले एक बार जा करके आप भी देख लीजिए। हम चले गए। जब मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई आप क्या पढ़ाओगे, आप इतने सारे अलग अलग विद्यालय के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप तो स्कूल के रेस में नहीं पढ़ा सकते। तो स्कूल के रेस में यदि नहीं पढ़ा सकते तो बच्चे आपके असाइनमेंट अलग से करेंगे और स्कूल के असाइनमेंट अलग से करेंगे, नहीं कर सकते। हमने इमीडिएटली बच्चे का एडमिशन नहीं दिया और सिर्फ एडमिशन ही नहीं दिया, उसकी फीस तो नेचुरल था कि गया था वापस नहीं आना था। वो जो है फिर हमने उसका कंप्लेन लॉन्च करके कि उन्होंने 100% इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया और उसके बाद फिर उनका फीस वापस लिया। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको जान रहे हैं कि ये हमारे कंपेटेबल नहीं है तो उसमें हमको तो नहीं कूदना चाहिए। अगर कूद जाते हैं तो उसका निदान क्या है? टाइम को एडजस्ट करना होगा। टाइम एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। और टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए क्या होगा? बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे
और हम अपना टाइम हाई कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब ऐसी स्थिति है, जब इतनी खींचतान है, तो अपने पास तो टाइम है नहीं, अब करें क्या? इसको करने के लिए बेस्ट होता है या तो क्विट करो या अपने आप को एडजस्ट करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं रह सकते, तो स्ट्रेस में नहीं रहने के लिए क्या है उपाय? दो सॉल्यूशन, एक क्विट करना, दूसरा एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के लिए क्या तरीका है? क्योंकि क्विट करने का सलाह तो हम नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें पेरेंट्स, बच्चे और सोसाइटी सबका स्टेक लगा रहता है, इसलिए हम क्विट करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। और एडजस्ट करने का मीनिंग ये होता है कि आप किस तरह से कितना समय आप उस काम को देंगे जितना काम जो है आपका वो निकल जाए। ये बहुत टफ क्वेश्चन है और सबसे टफ क्वेश्चन, ये आसान नहीं, सब बच्चा फेस कर रहा है और थोड़ा मोड़ा फेस नहीं कर रहा। बेचारा कुछ चूं से चा नहीं बोल सकता है और वो अंत में ना उधर जाता है ना इधर जाता। तो आज हम लोगों ने बात किया सेंट्रल एकेडमी बरियातू के बच्चों से। बच्चों ने बड़ी उत्साहित होकर आज कई तरह के प्रश्न पूछे। उनके मन में जितने कुतूहल थे उन्होंने उनका प्रश्न ही नहीं किया, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उनके अंदर था, उस जवाब को भी उन्होंने दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो दिल में चल रहा था बड़ी सफाई के साथ और बहुत सरलता के साथ उन लोगों ने चीज़ों को रखा, चर्चा परिचर्चा में भाग लिया। आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले कार्यक्रम में भी आप लोग इसी तरह से शिरकत करेंगे, भाग लेंगे और पूरे एजुकेशन को एंटरटेनिंग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।